गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सबसे पहले अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स हमने पढ़ा था, ये धातुओं को बोलते हैं हम। और अकरेंस क्या है? अकरेंस है पाया जाना। तो धातुएं कहां पे पाई जाती हैं? अकरेंस ऑफ मेटल। तो metals are found in the earth crust की जो धरती की जो सतह है, जिसे हम भूपर्वतीय या पेपटी कहते हैं, उस सतह के ऊपर जो धातुएं हैं वो पाई जाती हैं। और कुछ धातुएं क्या होती हैं, वो सी वाटर के अंदर पाई जाती हैं। सी वाटर, जो समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी में भी कुछ धातुएं हैं, वो किस फॉर्म में मिलती हैं? वो साल्ट के रूप में मिलती हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे क्या हैं? सोल्यूबल फॉर्म में मिलते हैं। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे जो साल्ट हैं वो सोल्यूबल फॉर्म में घुली हुई अवस्था में पानी में मिलते हैं समुद्रों में। तो सबसे पहले अकरेंस ऑफ मेटल में हमने पढ़ा कि जो धातुएं हैं वो कहाँ मिलती हैं? वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर, धरती की सतह के ऊपर, भूपृष्ठ के ऊपर, और समुद्र के पानी में किस फॉर्म में? लवणों के रूप में, साल्ट के रूप में मिलते हैं, घुली हुई अवस्था में मिलते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा। तो अब उसके बाद है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन को हम कहते हैं धातु का धात निष्कर्षण। धात निष्कर्षण, धात निष्कर्षण। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब होता है धात निष्कर्षण, या धातु का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण क्या है कि धातु को किस तरह से प्राप्त किया जाता है? क्योंकि जो धातु है वो डायरेक्ट तो नहीं मिलती, वो या तो फ्री स्टेट में मिल सकती है, वो किसी कंपाउंड के यौगिक के रूप में भी मिल सकती है। तो उस धातु को हम किस तरह से प्राप्त करते हैं, उस प्राप्त करने की विधि को हम कहते हैं धातु का निष्कर्षण या धात निष्कर्षण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा था, उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, वहीं से ये कंसेप्ट क्लियर होगा हमें। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले पोटाशियम, फिर सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, फिर लेड, कॉपर, फिर एजी, फिर एयू। तो ये क्या था? ये थी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज। और नीचे की तरफ हम जाते थे तो हम कहते थे कि जब भी हम इस रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज में
ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो धातुओं की जो क्रियाशीलता है, रिएक्टिविटी है या एक्टिविटी है, जो रिएक्टिविटी है जो मेटल्स की, वो क्या होती है, डाउनवर्ड में डिक्रीज होती है। तो नीचे की तरफ जब हम जाएंगे वो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो नीचे की तरफ जब भी हम जाएंगे जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सोडियम और पोटाशियम ये जो मेटल है, या हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये मिडल में पाई जाती हैं। ये सबसे लो रिएक्टिविटी होगी और ये सबसे हाई रिएक्टिविटी होगी। तो अगर हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखें, जो टॉप ऑफ द टेबल मिलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, और जो सबसे नीचे मिलते हैं उनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, और जो बीच में मिलते हैं इनकी रिएक्टिविटी मिडल है। इनकी रिएक्टिविटी है जो विचकार है, इन दोनों के बीच में है, ना ही हाई है ना ही लो है। तो इन सभी की रिएक्टिविटी में फर्क होने की वजह से इनके जो एक्सट्रैक्शन के मेथड हैं उनमें भी फर्क है, वो भी डिफरेंट है। तो जो हाई रिएक्टिविटी है, हाई रिएक्टिव जो मेटल है, ये लो रिएक्टिव मेटल है, ये मिडल ऑफ द फैमिली है। तो हाई रिएक्टिव मेटल जो होंगे वो कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि हम नाम ही बता रहे हैं कि हाई रिएक्टिविटी, इनकी जो रिएक्टिविटी है बहुत ज्यादा है। तो ये कार्बोनेट के साथ, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड और बनाएंगे, कार्बोनेट और बनाएंगे, सल्फाइड और बनाएंगे। जो लो रिएक्टिविटी है ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, हमें नेचर के अंदर ये क्या मिलते हैं, फ्री स्टेट में। तो हम वन बाय वन इन सभी को पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ने से पहले अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाएं, तो सबसे पहले अगर हम देखें इनरिचमेंट्स ऑफ ओर, इनरिचमेंट्स और इनरिचमेंट्स ऑफ और क्या है, यहां पे अब तीन शब्द हमारे पास आएंगे। पहला शब्द आएगा मिनरल्स, दूसरा शब्द यहां पे आएगा और तीसरा शब्द यहां पे आएगा गैंग पार्टिकल्स। तो मिनरल्स को हम कहते हैं हिंदी में खनिज, और को हम कहते हैं एसिड, और गैंग पार्टिकल को हम कहते हैं अशुद्धियां। तो मिनरल कब बनता है, जिसमें और भी हो प्लस गैंग पार्टिकल्स भी हो। तो मिनरल्स क्या है, नेचुरली अकरिंग मटेरियल, कि नेचर के अंदर अपने आप से जो मिलता है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो ज्यादातर हमें मिलता है वो क्या होता है, मिनरल्स होता है। और क्या होता है, जिसमें धातु के मिलने की, मेटल मिलने की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होती है। जिस मिनरल में मेटल मिलने की जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं और या एसिड। गैंग पार्टिकल क्या है, गैंग पार्टिकल होता है अशुद्धियां। तो हम यहां पे जब बात करते हैं इनरिचमेंट्स ऑफ और, इनरिचमेंट मीन कि सिर्फ उसमें मिनरल में क्या हो, सिर्फ और हो, गैंग पार्टिकल को हम रिमूव कर देते हैं। तो जो अशुद्धियां हैं, सैंड है या कोई दूसरी तरह की कोई भी इंप्योरिटी उसमें है, वो इंप्योरिटी को हम रिमूव कर देते हैं, अशुद्धियां को हम रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ और रह जाता है, और में क्या है, धातु के जो मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है, 99% है। तो इस वजह से हम और हमें चाहिए आगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए। तो सबसे पहले हम एनरिचमेंट में इसमें से जो अशुद्धियां हैं उसको हम बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनरिचमेंट्स ऑफ और। अब हम वन बाय वन हर एक रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है, तो उनका जो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले अगर हम एक चार्ट्स बनाएं कि हमारे पास क्या है ओर्स, और ये और को हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। सबसे पहला जो पार्ट्स होगा ये वो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है, मेटल्स ऑफ
हाई रिएक्टिविटी। कह सकते हैं हम ये सेंटर में हम क्या लेंगे, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। और थर्ड में हम क्या लेंगे, मेटल्स लो रिएक्टिव मेटल भी कह सकते हैं, ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो यहां पे अगर आप देखते हो कि यहां पे हमने ओर लिया, इसका जो ओर होगा वो क्या होगा, या तो वो ऑक्साइड ओर में होंगे, या वो सल्फाइड ओर में होंगे, या कार्बोनेट ओर में होंगे। इनको हम किस मेथड से, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मेटल को प्राप्त कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम फिर प्योरीफाई करेंगे। यहां पे जो मेटल होगी इसके दो और आपको मिलेंगे, एक और तो इसका मिलेगा कार्बोनेट और दूसरा मिलेगा इसका सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर की क्या होगी, कैल्सिनेशन होगी। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम जलाएंगे, इसकी रोस्टिंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर इसको हम किस में बदल देंगे, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को, दोनों को हम किस में बदल देंगे, ऑक्साइड ओर में। फिर इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी, ऑक्साइड और फिर उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। और बाद में हम क्या करेंगे, इससे मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बाद में इसको हम प्योर करेंगे। यहां से क्या होगा, ये सल्फाइड ओर में मिलते हैं, फिर उसकी क्या होगी, रोस्टिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, इसका रिफाइनिंग होगी। तो ये मेथड है, ये एक फ्लो चार्ट है जो भी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो और एस्क हमें मिला, एस्क जिसमें जो धातु है वो ज्यादा प्रतिशतता में है, उस ओर को हम सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है, उसमें से शुद्धियां बाहर निकाल देंगे। अब ये तीन तरीके हैं, ये तीन तरीके किस आधार पर है, रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर। जो भी हमने देखा कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है उसको हम किस विधि से, पहले उनके जो ऑक्साइड और हैं उसको हम किस में बदलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस विधि के द्वारा उसको हम मेटल में बदल देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर था, जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी, जिनकी मिडिल ऑफ द जैसे जिंक वगैरह है, तो उसमें दो तरह के और मिलते हैं, कार्बोनेट या सल्फाइड। और कार्बोनेट की कैल्सिलेशन होती है। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है, जब इस ओर को जलाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की लिमिटेड ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाया जाता है उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं निस्तापन। सल्फाइड ओर को जब जलाया जाता है इसको रोस्टिंग कहते हैं, हिंदी में इसको भर्जन कहते हैं। भर्जन में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक्सेस ऑक्सीजन में इसको जलाया जाता है और दोनों से जल के क्या बनता है, ऑक्साइड ओर बनता है। उस ऑक्साइड ओर के बाद में रिडक्शन करके हम मेटल में बदल देते हैं, बाद में उसको प्योरीफाई कर लेते हैं। यहां से जो मेटल होगी लो रिएक्टिविटी की, उसके जो सल्फाइड ओर मिलेंगे उनकी हम रोस्टिंग करेंगे पहले की तरह, और रोस्टिंग करने के बाद उससे हम मेटल प्राप्त कर लेंगे और उसको हम रिफाइन कर लेंगे। रिफाइनिंग होता है शुद्धिकरण, रिफाइनिंग होता है शुद्धिकरण। तो जो ओर है, जो एस्क है, वो ज्यादातर तो ऑक्साइड में, सल्फाइड में और कार्बोनेट रूप में ज्यादातर वो मिलता है। अब हम बात करते हैं एक जो मेटल हैं इनकी वन बाय वन स्टेप से पढ़ेंगे, इनको हम इनकी एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। Extractions of तो एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या है कि जो क्रियाशीलता श्रेणी में
कम क्रियाशील धातु होती हैं उनको किस तरह से उसके ओर से उसके एस से प्राप्त किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल। तो इसमें हमने देखा था क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे यहां पे हमने बनाया था कि पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद हमारे पास आया था एल्यूमिनियम, फिर आयरन, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एजी, उसके बाद एयू। तो ये सबसे लो रिएक्टिव मेटल थे, इनकी बात हम यहां पे कर रहे हैं। तो जो लो रिएक्टिव मेटल है सिल्वर या गोल्ड, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। सिल्वर या गोल्ड है जो क्या होंगे, फ्री स्टेट में मिलेंगे। इनको हम डायरेक्ट प्राप्त कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे इनका, लेकिन ये और फॉर्म में नहीं मिलते। लेकिन जो हमारे पास है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मरकरी की और कॉपर, कॉपर बॉर्डर लाइन होता है, लो में भी काउंट कर लेते हैं इसको हम। तो मरकरी का जो हमें और मिलता है, मरकरी का जो और हमें मिलता है वो मिलता है HgS, जिसको बोलते हैं हम सिनेबार। इसके और का नाम है सिनेबार। तो जब हम मरकरी के और को लेंगे, हमारे पास HgS, और इसकी हम क्या करेंगे, ये सल्फाइड और है, सल्फाइड और की रोस्टिंग होगी। रोस्टिंग में क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या करेंगे, जलाएंगे। और यहां से जब इसको जलाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगी। तो सल्फाइड और किस में चला जाएगा, इसके ऑक्साइड और में चला जाएगा, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, वो बाहर निकल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस यहां पे हुई, अगर इसको हम देखें, बैलेंस करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे 2 Hg, यहाँ पे भी 2 Hg, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 6, यहाँ पे भी 6 हो गए। तो ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये सल्फाइड और है किसका, मरकरी का। जब इसको, इस प्रोसेस को हमने भी पढ़ा था, सल्फाइड और के लिए हम क्या करते हैं, रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको जलाते हैं तो किस में चला जाता है, इसके ऑक्साइड और में चला जाएगा। अब ये जो ऑक्साइड और है, इसकी हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पे किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा Hg, और प्लस में क्या होगा, ऑक्सीजन है जो यहां से बाहर निकल जाएगी। तो HgO को जब हम गर्म करते हैं तो किस में चला जाता है, Hg और ऑक्सीजन में चला जाता है। तो इसी तरह से जो कॉपर का ऑक्साइड है उसमें भी सेम इसी तरह से होगा, कॉपर के ऑक्साइड में, कि हमारे पास Cu2O है, और इसमें हम क्या पास कर देते हैं, ऑक्सीजन पास कर देते हैं, और ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा Cu2S है, सल्फाइड और है कॉपर का, और ये किस में चला जाएगा, ऑक्साइड और में। क्या हो गया, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। यहां से जो ये क्यूप्रस ऑक्साइड यहां से बना, तो जब इसको Cu2S सल्फाइड और के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहां से क्या होगा, 6 कॉपर प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो मेटल को हम यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, किनको, लो रिएक्टिव मेटल। तो लो रिएक्टिव मेटल ज्यादातर सल्फाइड और में मिलती है। सल्फाइड और को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्साइड और में बदलेंगे। उस प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग, भर्जन। भर्जन में क्या होता है कि जब उसके एस को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, उसको हम भर्जन कहते हैं। तो ऑक्साइड और में हमने बदला, ऑक्साइड और को बाद में हम गर्म करने पे उसकी मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ये तो था लो रिएक्टिव मेटल। अब हम करते हैं मेटल ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी। मेटल ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिडिल रिएक्टिविटी। तो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी कौन कौन सी है हमारे पास, तो ये सारी क्या है, मिडिल में आ जाएंगी, मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी। तो जो मिडिल रिएक्टिविटी मेटल है ये 2 ओर में मिलती है, एक कार्बोनेट्स ओर में और दूसरा सल्फाइड ओर में। तो दोनों की प्रोसेस डिफरेंट है। सल्फाइड ओर की हमने लो रिएक्टिविटी में पढ़ी थी, सेम यहां पर भी सल्फाइड ओर की सेम आएगी। पहले सल्फाइड ओर को अगर हम देखें कि हमारे पास है सल्फाइड और इसमें मेटल हम जिंक, आयरन,
ये सभी मेटल को हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे सल्फाइड और हम लेते हैं जिंक का, और उसकी क्या होगी, जब भी सल्फाइड और होगा तो रोस्टिंग होगी प्रोसेस, उसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाएगा और ये जल के क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड, और प्लस में क्या, सल्फर डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगी। तो फिर से हम इसको बैलेंस करते हैं, तो आप यहां पे देखोगे 2ZnS, 2 जिंक है यहाँ पे भी 2 जिंक है, 2 सल्फर है, यहाँ पे क्या होगा 2 सल्फर, 3, 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन। तो जिंक सल्फाइड, सल्फाइड और है किसका, जिंक का। तो जब इसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं हम। तो यहां से जिंक ऑक्साइड में चला गया। अब जो यहां से जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ उसकी क्या करेंगे, हम रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन से क्या होगा, हमें मेटल प्राप्त हो जाएगी जिंक। तो यहां से अगर आप देखें जिंक ऑक्साइड किस में जा रहा है, जिंक में, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और बाहर निकलती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। और कॉपर किस में जा रहा है, कार्बन किस में जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसको हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर सिमिल्टेनियसली, कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये जिंक मेटल का एक सल्फाइड और था, रोस्टिंग प्रोसेस हुई, पहले उसको ऑक्साइड और में बदला, फिर वो जो ऑक्साइड और था उसकी रिडक्शन की हमने इस मेटल को यहां से प्राप्त किया। यहां से जो हम मेटल प्राप्त करें ये शुद्ध नहीं है, इम्प्योर है, बाद में इनको रिफाइनिंग करेंगे, हम शुद्ध करेंगे। अब हम बात करते हैं सल्फाइड और की, सल्फाइड और की भी यहाँ पे बात होगी। अब बात करते हैं हम कार्बोनेट और की। तो हमारे पास है कार्बोनेट और जिंक का, और ये गर्म करने पे किस में टूट जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। यहां से जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ हमें, इसकी फिर से हम रिडक्शन करेंगे और ये किस में चला जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां से अगर आप देखें ये कार्बोनेट और है जिंक का, तो गर्म करने पे, तो यहां पे अगर आप देखें इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन, निस्तापन। कैल्सिनेशन, निस्तापन। निस्तापन क्या होता है कि जब उसके ओर को, जब उसके एस को वायु की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब उसको गर्म किया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है उसके ऑक्साइड और। तो ये जो दोनों प्रोसेस आप देखते हो कॉमन है, यहाँ पे सल्फाइड और है, यहाँ पे कार्बोनेट और। सल्फाइड और में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो इसको बोलते हैं रोस्टिंग। कि जब उसके एस को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है उसको रोस्टिंग बोलते हैं, भर्जन। और जब वायु की अनुपस्थिति में उसको जलाया जाता है उसको बोलते हैं निस्तापन। ये फर्क है भर्जन और निस्तापन का। क्वेश्चन भी आता है डिफरेंस बिटवीन भर्जन एंड निस्तापन, कैल्सिनेशन रोस्टिंग का डिफरेंस आता है। तो पहला डिफरेंस उसमें आप ये बताओगे कि इसमें क्या होता है, ये वायु की उपस्थिति में होती है, रोस्टिंग की बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये वायु की अनुपस्थिति में इन द एब्सेंस ऑफ एयर होती है। अब उसके बाद यहां से जो ऑक्साइड और हमें प्राप्त हुआ उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अब ये था मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में जो पाए जाते हैं एलिमेंट, उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब सबसे लास्ट है हमारे पास जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हाई रिएक्टिव मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल, इसमें अगर हम देखें, इसमें जो मेंबर है ये है हाई रिएक्टिव मेटल, यानी पोटासियम, सोडियम। तो ये हाई रिएक्टिव है, जैसे कि अभी हमने बताया हाई रिएक्टिव मेटल है। तो जब ये हाई रिएक्टिव मेटल होंगे तो इनके जो ओर हैं वो सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये ऑक्साइड ओर में भी मिलते हैं, ये सल्फाइड में, ऑक्साइड में सबसे ज्यादा मिलते हैं। ऑक्साइड में ज्यादा मिलने का रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन है जो वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण ये ऑक्साइड ओर में मिलते हैं। तो अगर हम इमेजिन करें, जैसे अभी हमने इमेजिन किया था कि जिंक ऑक्साइड, इसको हमने रिड्यूस कर दिया था कार्बन की हेल्प से, और ये जिंक यहां से हमने प्राप्त कर ली थी कार्बन। तो अगर आप देखें कि मान लो यहां से सोडियम का ऑक्साइड है,
कि हम कार्बन के साथ सोडियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है कि जो अफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की जो क्षमता, जब पावर है, वो सोडियम पोटेशियम की ज्यादा है। इस ऑक्सीजन को बाहर ही नहीं छोड़ते, इस वजह से ये कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। तो हाई रिएक्टिव मेटल के लिए हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस जैसा कि इसका नाम ही है कि ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और लिसिस। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, और लिसिस मीन टू ब्रेक डाउन, कि जब इनके घोल में, इन मेटल के घोल में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये किसमें? आयनों में टूट जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे आयनाइज हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस अपरेटस में क्या होता है कि हमारे पास ये कोई कंटेनर है, इसमें क्या होगा, ये दो रोड हैं। एनोड को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और कैथोड को हम हमेशा राइट हैंड साइड लिखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो एनोड है वो हमेशा पॉजिटिव से जुड़ेगा और जो कैथोड है वो हमेशा नेगेटिव से जुड़ेगा। तो जो पोल बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ता है उसको बोलते हैं हम एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव पोल से जुड़ता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। एनोड पे क्या होता है, पहले ही मैंने बताया था आपको, ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन लेंगे, किसका सॉल्यूशन लेंगे? हाई रिएक्टिव मेटल, सॉल्यूशन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स, कि हम हाई रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन लेंगे। जैसे हमारे पास है NaCl, तो इसको लिक्विड फॉर्म में जब हम लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे किसमें, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। तो कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पे होगी? तो अगर हम देखें NaCl किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये कब टूटा? लिक्विड फॉर्म में, यानी एक्वा फॉर्म में, जब हम इसको पानी में घोलते हैं तभी आयनाइज होगा। तो हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, और सोडियम आयन क्या है, कटायन है, और क्लोराइड आयन क्या है, अनायन है। कटायन कहां जाएंगे? कैथोड पे। अनायन कहां जाएंगे? एनोड पे। तो एट एनोड अगर हम देखें तो कौन से आयन आ गए हमारे पास? क्लोराइड आयन। और इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये क्लोरीन में चला गया, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, और ये जो क्लोरीन है ये आपस में जुड़ के क्लोरीन गैस बनाई। तो ये जो क्लोरीन गैस है ये कहां पे प्रोड्यूस हुई? एट एनोड। और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे सोडियम आयन आएंगे एट एनोड। सोडियम आयन, जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे बाहर निकले तो ये इसको गेन कर लेगा, और ये गेन करके क्या बना देगा? दो सोडियम। तो ये कहां पे बने? एट कैथोड। तो सोडियम कहां बनता है? कैथोड। तो हाई रिएक्टिव मेटल में कैथोड के ऊपर सोडियम पोटेशियम है जो मेटल बन जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं, एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है थर्माइट अभिक्रिया के बारे में। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात करेंगे। तो थर्माइट अभिक्रिया के बारे में क्वेश्चन एक आता है। थर्माइट अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे हमारे पास है आयरन का ऑक्साइड, और इसमें हम पास क्या करते हैं? एल्यूमिनियम, और यहां से क्या बन जाएगा? Al2O3, और प्लस में आयरन क्या यहां से बाहर निकल जाएगा। और जो आयरन यहां से बाहर निकलेगा वो लिक्विड फॉर्म में, बहुत ज्यादा हीट है जो यहां से बाहर निकलते हैं। तो यहां से अगर आप देखें कि आयरन के ऑक्साइड में जब एल्यूमिनियम को पास किया जाता है तो आयरन को एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया। और ये क्यों डिस्प्लेस किया? हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था
तो अगर आप देखें एल्यूमिनियम ऊपर है किससे, आयरन से, तो एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव मेटल है, और हाई रिएक्टिव मेटल क्या कर देता है, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, इसको इसने डिस्प्लेस कर दिया। और आयरन जो यहां से प्रोड्यूस हुआ वो लिक्विड फॉर्म में, आयरन सॉलिड स्टेट में मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो आयरन प्रोड्यूस हुआ वो लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में क्यों मिला, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा हीट है जो बाहर निकलती है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है जो रेलवे ट्रैक की जो पटरियां होती हैं उनको जोड़ने के लिए थर्माइट अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्माइट अभिक्रिया एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। इसमें बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है, इस वजह से इसका जो नाम है थर्माइट अभिक्रिया, बहुत ज्यादा ऊष्मा है जो इसमें बाहर निकलती है। अब हम बात करते हैं रिफाइनिंग की, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग क्या होता है, रिफाइनिंग होता है शुद्धिकरण, कि मेटल तो प्राप्त हो गई लेकिन वो मेटल इम्प्योर फॉर्म में है, अशुद्ध है, उसको हम क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। उस विधि का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो जो अभी हम जैसे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था, सेम हम यहाँ पे कंटेनर लेंगे और इसमें सेम दो रोड होंगी आपकी। एक रोड आपकी क्या होगी, एनोड, और दूसरी रोड आपकी क्या होगी, कैथोड। एनोड किससे जुड़ी होगी, पॉजिटिव से, कैथोड किससे जुड़ी होगी, नेगेटिव से। और इसमें हम लेंगे क्या, सॉल्यूशन लेंगे या साल्ट लेंगे, हम साल्ट सॉल्यूशन लेंगे ऑफ मेटल, कि जिस मेटल को हमें प्राप्त करना है, अगर हमें कॉपर मेटल को प्राप्त करना है तो कॉपर सल्फेट, उसका साल्ट सॉल्यूशन लेंगे। अगर जिंक को एल्यूमिनियम को प्राप्त करना है, एल्यूमिनियम सल्फेट लेंगे, एल्यूमिनियम का साल्ट लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फ का एग्जांपल हम लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कॉपर की, तो इसमें क्या होंगे, हमने क्या लिया, ये कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है। अब इसमें जो दो ये इलेक्ट्रोड हैं, जो आपकी एनोड होगी वो होगी इम्प्योर मेटल की, अशुद्ध जो मेटल आपकी उसकी एनोड होगी। जो कैथोड होगी वो किसकी होगी, प्योर मेटल की। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जो मूव करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। अब जब ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, हम सेल को लगाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, तो यहां पे क्या होगा कि जो एनोड इम्प्योर की बनी हुई है, इसमें से जो कॉपर है वो सोल्यूशन में जाना शुरू हो जाएगी, कॉपर मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी कैथोड पे। यहां से अगर आप बात करें कि ये जो मेटल है इसमें से कॉपर डिपॉजिट होगी कैथोड के ऊपर, जो यहां से, जैसे हम इसको हिंदी में कहीं भुरना शुरू हो जाएगी, जो भुर के वो कॉपर प्योर मेटल है वो सोल्यूशन में आई, और उस सोल्यूशन से वो कहां चली जाएगी, वो डिपॉजिट हो जाएगी। कहां पे डिपॉजिट हो जाएगी, कैथोड के ऊपर। और एनोड के ऊपर क्या होगी, जो अशुद्धियां हैं वो नीचे बैठ जाएंगी, जिसे हम कहते हैं एनोड मट। और जो सोल्यूशन सोल्यूबल जो चीजें होंगी वो घुल जाएंगी इसमें, जो इनसोल्युबल होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, जिसमें हम जो मेटल है उनको क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं उनका, क्योंकि जो मेटल हमने पहले एक्सट्रैक्ट की थी उन सभी को हम क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है इस लेसन का वो है कोरिजन। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये आखिरी टॉपिक है लेकिन ये लिस्ट नहीं है, ये 5 मार्क क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है, कोरिजन क्या है। तो आपने देखा होगा कि जो मरकरी है, सिल्वर, अगर हम बात करें सिल्वर की, एजी, जो चांदी है, चांदी को अगर हम खुला छोड़ दें तो कुछ दिनों के बाद जो चांदी है उसका जो रंग है बदल जाता है, और चांदी किस तरह की हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। और वो ब्लैक कलर की होने का रीजन क्या है, वो किसमें चली जाती है, Ag2S में, सल्फाइड और बन जाता है सिल्वर का, जो
ब्लैक कलर का होता है, इस वजह से जो चांदी है वो क्या है, सल्फाइड ऑर्गन। इस तरह से आपने तांबे को देखा होगा, कॉपर को देखा होगा। कॉपर को अगर हम खुला छोड़ दें तो कुछ समय के बाद उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है, और कॉपर का ग्रीन होने की वजह से वो किस में चला जाता है, कॉपर किस में चला जाता है, कॉपर कार्बोनेट में चला जाता है, और कॉपर कार्बोनेट का जो कलर है वो ग्रीन होता है। इस वजह से वो जो तांबा है उसका रंग है जो वो हरा हो जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा अगर हम लोहे को, आयरन को खुला छोड़ दें तो कुछ दिनों के बाद जो लोहा है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक नंबर में ये क्वेश्चन आपका आता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका जर्नल फार्मूला। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का जर्नल फार्मूला आपने लिखना है Fe2O3XH2O, कि Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड जिसमें डॉट के साथ XH2 जुड़े होते हैं, तो ये फार्मूला है रस्टिंग ऑफ आयरन का। और इसका जो कलर होता है ब्राउनिश कलर होता है, इसका ब्राउन। तो यहां पे अगर हम देखें कि मेटल्स को, मेटल की रिएक्टिविटी हमने पढ़ा था बहुत ज्यादा है, तो मेटल क्या रिएक्ट कर जाती है, तो सिल्वर मेटल को जो खुला छोड़ देते हैं तो वो सल्फाइड के साथ क्रिया करके सल्फाइड और बना देता है, और जो चांदी है वो किस रंग की हो जाती है, ब्लैक कलर की, ड्यू टू द सिल्वर सल्फाइड। इसी तरह से जो तांबा है कुछ समय के बाद वो किस में चला जाता है, वो ब्लैक ग्रीन कलर का हो जाता है, वो कॉपर का कार्बोनेट बना देता है। इस तरह से जो आयरन था वो किस में चला जाता है, आयरन के ऑक्साइड में बन जाता है, तो आयरन का जो ऑक्साइड है वो ब्राउनिश कलर का होता है। तो जब हम किसी मेटल्स को कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय के पश्चात वो किसी न किसी कंपाउंड में यौगिक में बदल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरिजन। और इसी का एक एग्जांपल था रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, जिसका जनरल फार्मूला Fe2O3.XH2। तो अब ये जो धातुएं वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इन धातुओं को किस तरह से हम बचा सकते हैं, तो बचाने की विधियों के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, preventions of तो कोरिजन से बचाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं पेंटिंग, कि हम क्या कर सकते हैं, उस जो मेटल को हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से जो मेटल है वो खराब नहीं होगी, तो ये पहला मेथड है पेंटिंग। दूसरा मेथड है ऑयलिंग, कि किसी ऑयल से हम उसको, अगर उसकी सतह के ऊपर ऑयल लगा देते हैं, ऑयल लगाने से भी आपने देखा होगा कि कई बार कि जो ट्रॉली या जो लोहे के उपकरण होते हैं उनके ऊपर ऑयलिंग की जाती है, ब्लैक कलर के ऑयल से उसको पुताई की जाती है। उसका रीजन सिर्फ यही होता है कि उसको लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके। थर्ड जो हमारे पास है ग्रीसिंग, तो ग्रीस लगाकर भी हम उसको, धातु को खराब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन को हम यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन में क्या होता है, किसी दूसरी धातु की सतह परत चढ़ाई जाती है। जैसे हमने देखा होगा कि जिंक की परत लोहे के ऊपर चढ़ाई जाती है, तो जो लोहा है वो खराब होने से बच जाता है, लेकिन जिंक है जो वो खराब हो जाती है। तो यसद लेपन में क्या होता है, किसी धातु की परत चढ़ाना। और लास्ट है आपके पास क्रोमियम की भी परत चढ़ाई जाती है। और लास्ट है हमारे पास अलॉय बनाते हैं उसका। तो अलॉय हम कहते हैं मिश्र धातु को। अलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स या मेटल एंड नॉन मेटल। तो अलॉय क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, या तो दो मेटल का यानी मेटल प्लस मेटल का, या मेटल प्लस नॉन मेटल। तो मेटल प्लस मेटल या मेटल प्लस नॉन मेटल के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, अलॉय। तो अलॉय बनाकर भी हम उस धातु को खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल अगर अलॉय के लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ अलॉय,
सबसे पहले आप पढ़ते हो ब्रास के बारे में, जिसको हम कहते हैं पीतल। तो ब्रास कॉपर और जिंक के मिश्रण से मिलकर बनता है। हम पढ़ते हैं ब्रोंज, इसको हम कहते हैं कांसा, और ये कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। हम पढ़ते हैं सोल्डर, सोल्डरी कहते हैं इसको हिंदी में भी। और ये किससे मिलकर बनता है? ये लेड और टीन, ये लेड है और ये टीन है। ये कॉपर, ये टीन, ये कॉपर, जिंक। तो अगर आप यहां से देखें ब्रास और ब्रॉन्ज, इन दोनों में से एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में जरूर आता है। पूछा जाता है कि घटक बताएं मिश्र धातु के। एग्जाम्पल आ जाता है पीतल के घटक बताएं, यानी घटक होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर बना है, कंपोनेंट्स। ब्रोंज के पूछा जा सकता है। तो पीतल के जो घटक है वो क्या है? कॉपर और जिंक। तो यानी कॉपर प्लस जिंक, कॉपर धातु और जिंक धातु से मिलकर क्या बनता है? पीतल। तो इसको याद रखने का शॉर्टकट यही है कि इन दोनों में देखो कॉपर है, फर्क किसका है? जिंक या टीन का। तो जिंक किसमें होती है? तो पीतल में जो पीत आया, पीत का मतलब होता है पीला, और जिंक क्या होती है? पीले रंग की धातु होती है। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि जिंक पीले रंग की धातु होती है और पीतल का मतलब पीला। तो यानी पीतल में क्या होती है? जिंक होती है, कॉपर के साथ जिंक होती है। तो टीन किस में होगी? कॉपर के साथ वो ब्रॉन्ज में होगी, कांसे में होगी। ये सोल्डर। तो इन सभी में अगर आप देखें, देखो इन दोनों में कॉपर है, और कॉपर को हम यूज करते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर है वो कॉपर से मिलकर बनी होती है। लेकिन जब वो मिश्र धातु बन जाती है, लोहे बन जाती है, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तो कॉपर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो ब्रास या ब्रोंज अगर आप देखें, ये बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। मिश्र धातु बनने से इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बदल जाते हैं। तो ये अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े किसके बारे में? लोहे के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपने ये लेक्चर बड़े ध्यान से सुना होगा। घर पर रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनकी स्टडी का नुकसान ना हो। ज्यादा से ज्यादा जो विद्यार्थी हैं अपनी जो परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। थैंक यू।